हाय फ्रेंड्स, आज इस प्रॉफिटेबल डेयरी वीडियो सीरीज़ की दूसरी प्रेजेंटेशन हम लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। ये साइंस ऑफ काफ रेजिंग का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रम किस तरीके से बेनिफिशियल होता है जो काफ न्यूली बॉर्न काफ होते हैं उनके लिए, और वो किस तरीके से बीमारियों से बचाव करता है। काफ की केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर हैं, डेयरी फार्म का फ्यूचर होते हैं। और किसी भी फार्म का जो प्रॉफिट है, जो उसकी रनिंग है, वो कितना चल सकता है, कितना अच्छे से रन कर सकता है, वो काफ्स की हेल्थ पर डिपेंड करता है। तो इस सिलसिले में ये दूसरा पार्ट है जो कि अर्ली रूमेन डेवलपमेंट के नाम से है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिटेबल डेयरी वीडियो सीरीज़ साइंस ऑफ काफ रेजिंग पार्ट 2, अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि काफ्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एडल्ट काउ से, एडल्ट बफेलो से बिल्कुल अलग रहता है, और इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उसको हम जो फीड देते हैं एडल्ट काउ को, जैसे घास फूस है, भूसा है, साइलेज है, वो हम काफ्स को नहीं दे सकते हैं। लेकिन उस सिस्टम को, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को जल्दी से जल्दी डेवलप करने में बर्थ के बाद हमें काफ की हेल्प करनी पड़ती है थ्रू मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और बाकी के जो प्रोसेस होते हैं उनके थ्रू। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से काफ को एक बार कोलेस्ट्रम आपने पिलाया, फिर उसकी केयर हमें कैसे करनी है ताकि ह्यूमन का डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो। डेयरी एनिमल्स जो होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये एक स्तनधारियों की एक क्लास में आते हैं जिन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसमें सिर्फ स्टमक नहीं होती, स्टमक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, और इनमें सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो रूमन होता है। तो इसी वजह से इन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। ये एनिमल जो कुदरत ने बनाए हैं या बने हैं, इन्हें कॉम्प्लेक्स प्लांट फाइबर डाइजेस्ट करने के लिए बनाया गया है, जो मेनली सेलुलोज होता है, और उसके जो एलाइड फाइबर होते हैं, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन से जुड़ा हुआ जो सेलुलोज का पार्ट होता है, उस सबको डाइजेस्ट करने के लिए ये एनिमल्स बने हैं। लेकिन जो न्यूली बॉर्न काव्स होते हैं, जो नए पैदा हुए बछड़े होते हैं, उनके अंदर ह्यूमन डेवलप नहीं हो सकता। उन्हें अगर आप एकदम घास फूस खिलाने लगेंगे तो वो उसे पचा नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पैदा होने के बाद 3, 4, 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर वो ह्यूमन को डेवलप कर लेते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उस प्रोसेस को हमें अगर एक्सेलरेट कर दें तो हम जल्दी से जल्दी काफ को एक्सपेंसिव डाइट से फॉरेज बेस्ड डाइट पे ला सकते हैं, जिससे वो एक और मतलब उसकी फीडिंग पे भी बचाया जा सकता है, और उसे हम हेल्दी भी रख सकते हैं, उसका हेल्दी ह्यूमन डेवलप करके। सो यहाँ पे हम क्या फोकस करते हैं, अर्ली एंड हेल्दी ह्यूमन डेवलपमेंट। वो बहुत ज़रूरी है डेयरी फार्म मैनेजमेंट में। अगर आपको प्रॉफिटेबल डेयरी चलानी है तो आपके जो पशु हैं, चाहे वो काव्स हैं, चाहे एडल्ट एनिमल हैं, हीफर हैं, उनकी ह्यूमन हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम डेयरी एनिमल्स का काम करता है। ये क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, जो डेयरी एनिमल्स हैं या हर्बीवोर्स हम कह सकते हैं उन्हें। जो एनिमल्स हैं वो हर्बीवोर, ओमनीवोर और कार्निवोर में डिवाइडेड रहते हैं। कार्निवोर का मतलब है जो मांस खाते हैं, हर्बीवोर जो प्लांट्स खाते हैं, और ओमनीवोर जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। हर्बीवोर्स में भी, शाकाहारी पशुओं में भी 2 तरीके के होते हैं, एक जुगाली करने वाले पशु और एक जुगाली ना करने वाले पशु। जुगाली करने वाले पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, हिरन, ये सब आते हैं। और जुगाली ना करने वाले पशुओं में, जो कि शाकाहारी होते हैं लेकिन जुगाली नहीं करते हैं, वो घोड़ा, गधा, खरगोश, ज़ेब्रा, ये पशु
जुगाली ना करने वालों में आते हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो गाय भैंस भेड़ बकरी से है जो कि जुगाली करते हैं। जुगाली करने का मतलब ये है कि इनके पेट में र्यूमन है। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मुर्गा भी एक तरीके से शाकाहारी है, ये दाना खाता है, ठीक है। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इसमें ये प्रोवेंट्रिकुलस ट्रू स्टमक होती है। स्टमक वो जगह है जहाँ पर डाइजेस्ट होना, फूड पहली बार डाइजेस्ट होना शुरू होता है, फिर इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेस्ट होके फिर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये प्रोवेंट्रिकुलस है यहाँ पर, और प्रोवेंट्रिकुलस में जो है ये ट्रू स्टमक है इसकी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये घोड़ा है, घोड़े में भी जो खाना खाता है डायरेक्टली फूड पाइप से स्टमक के अंदर चला जाता है और सिंगल स्टमक यहाँ पर रहती है। लेकिन अगर आप गाय को देखेंगे या भैंस को देखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम इसका होता है, क्योंकि इसका र्यूमन एक बड़ा पार्ट होता है। और र्यूमन में भी ये जो बड़ी सी थैली आपको दिख रही है ये र्यूमन है। इसके बाद ये रेटिकुलम है, रेटिकुलम र्यूमन का ही पार्ट होता है जो थोड़ा बड़ा होता है। फिर रेटिकुलम से ओमेसम में आता है फूड, और ओमेसम से एबोमेसम में। तो एबोमेसम जो है ये ट्रू स्टमक है, जो यहाँ पर जो काम घोड़े में ये स्टमक करती है ना, वो यहाँ पर एबोमेसम करता है, बाकी में फाइबर डाइजेस्ट होता है। तो इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट एनिमल का रहता है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल, कि जिसमें स्टमक के 4 पार्ट हैं, र्यूमन, ओमेसम, एबोमेसम एंड रेटिकुलम। अब हम बोवाइन डाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काव्स, जैसा कि हमने देखा कि र्यूमन जो एडल्ट काव का होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, 70% तक ये टोटल स्टमक का पार्ट होता है। उसके बाद रेटिकुलम होता है एक छोटा पार्ट, फिर ओमेसम, ओमेसम से एबोमेसम। लेकिन काफ के अंदर क्या होता है, र्यूमन सिर्फ 25% या उससे भी कम होता है, र्यूमन डेवलप नहीं हुआ होता। और होता क्या है कि यहाँ से तो अगर खाना आएगा एडल्ट काउ में तो वो डायरेक्टली र्यूमन के अंदर जाएगा, र्यूमन के अंदर घूमेगा थोड़ा, और उसके बाद रेटिकुलम में से होता हुआ यहाँ पर रेटिकुलम रहता है। रेटिकुलम का क्या फंक्शन रहता है कि अगर जैसे गाय ने कुछ कील वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़ खा ली है जो कि नहीं पच सकती है, मेटल है, पत्थर हैं या बाल हैं, तो वो रेटिकुलम में जमा हो जाते हैं, वो रेटिकुलम में जमा हो जाते हैं। बाकी का फीड जो डाइजेस्ट हो जाता है पार्शियली डाइजेस्ट, वो ओमेसम में एंटर करता है, वहाँ से ओमेसम में जाता है। लेकिन काव्स के अंदर इसोफेजियल ग्रूव होता है, एक और नली होती है जो कि डायरेक्टली जो काफ इसे जो पानी पीता है या दूध पीता है वो डायरेक्टली इसके थ्रू एबोमेसम में चला जाता है, जो कि ट्रू स्टमक होती है। यहाँ पे दूध का प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, उसकी इंटेस्टाइन में चला जाता है। धीरे धीरे जैसे काफ की एज बढ़ती है तो र्यूमन का साइज़ बढ़ने लगता है, और इतना बढ़ जाता है कि 70% तक पहुँच जाता है, और ये जो 70% है ये घटते घटते 15% पे आ जाता है। तब हम कहते हैं कि काफ का र्यूमन डेवलप हो गया है। तो शुरू में र्यूमन इज़ नॉन फंक्शनल इन न्यूबॉर्न काव्स, हेंस ऑल डाइजेशन मस्ट टेक प्लेस इन दी एबोमेसम और ट्रू स्टमक एंड दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो र्यूमन डेवलपमेंट में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वीन्ड काव्स होते हैं ना, वीन्ड का मतलब है जिन्हें उनकी माँ से अलग कर दिया गया है और उन्हें माँ का दूध नहीं दिया जा रहा है। तो जब हम वीनिंग कर रहे हैं काफ की, तो इस बात को हमें ख्याल में रखना चाहिए कि उनका जो र्यूमन है वो पूरी तरीके से फंक्शनल हो गया है और वो वेल अडेप्टेड है, मतलब पूरी तरीके से फॉरेज बेस्ड डाइट जो हम उसे देंगे, भूसा, घास या फिर साइलेज वगैरह, वो उसे पचाने के लायक हो गया है कि नहीं हो गया है, तभी हम मतलब वीनिंग परफेक्ट हो पाएगी, अदरवाइज़ उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दूसरी ओर बिफोर वीनिंग तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कि वीनिंग से पहले हम उसके र्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। अगर र्यूमन उसका प्रॉपर डेवलप हो जाएगा तो वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो ग्रोथ चेक्स नहीं होंगे, मतलब उसकी ग्रोथ पे असर नहीं पड़ेगा जब उसे वीन किया जाएगा। लेकिन र्यूमन डेवलप कैसे होता है? र्यूमन डेवलप होता है
कि जब फीड का जो फीड उसने खाया है फीड का फर्मेंटेशन हो, और फर्मेंटेशन कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। जो र्यूमन माइक्रोब्स होते हैं ना, वो उसका फर्मेंटेशन करते हैं। तो जब आप धीरे धीरे उसकी फीडिंग करनी शुरू करते हैं फाइबर से, तो वहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं। वो एनवायरनमेंट से भी आते हैं, उसकी माँ के थ्रू भी आते हैं, और आप भी अगर उस बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन को अगर प्रमोट करते हैं किसी भी तरीके से, प्रोबायोटिक्स के थ्रू या और किसी तरीके से, तो उससे ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखें कि ह्यूमन डेवलप होना एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होना ही है, लेकिन हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट में ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि हम उसे फॉरेज बेस्ड डाइट पे ट्रांसफ़र कर सकें और उसकी फीडिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात की जाए, तो यहाँ पर ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ीमेल काव्स जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, और मेल काव्स को स्पेशली काउज़ में बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाता है और फार्म से ही निकाल दिया जाता है। लेकिन मेरा जो पर्सनल ख़्याल है, जो मैं पर्सनली सोचता हूँ एज ए वेटनेरियन और एज ए ह्यूमन बीइंग, कि हर एक एनिमल को जो भी पैदा हो रहा है उसे उसका मिल्क शेयर मिलना चाहिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड एथिकल ग्राउंड्स। हम चाहे वो मेल काफ हो या फीमेल काफ हो, इसमें उसकी तो गलती नहीं है ना, तो कुछ भी करके उसे हमें बिल्कुल कुछ लोग तो मतलब इवन काफ्स को बिल्कुल भी मिल्क नहीं देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वेस्टेज है ना, कि अगर वो मेल काफ को, क्योंकि उसे एआई करानी है, बुल भी नहीं बनाना है उसका, और ड्राफ्ट पर्पस के लिए मतलब बैलगाड़ी वगैरह के लिए भी यूज़ नहीं करना है, और उसका कोई और पर्पस भी नहीं है। जैसे बफेलो काव्स लेटर लाइफ में स्लॉटर हो जाते हैं जब उन्हें बड़ा किया जाता है। तो हमें काउज़ में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें सेक्स सीमेन यूज़ करें, चाहे वो भले ही सेक्स सीमेन महंगा हो, लेकिन जब हमारे पास फीमेल काफ़ी होगी तो हमारा जो पूरा फोकस होगा वो उसके डेवलपमेंट पे होगा, और ये सब जो है कि मेल काफ को हम का डिस्पोजल हमें फिर भारी नहीं पड़ेगा। तो अब जो भी हम बात करेंगे आगे प्रेजेंटेशन में आगे तक के लिए, वो ये एज्यूम करके करेंगे कि हम फीमेल काफ की बात कर रहे हैं और उसे बड़ा हमें करना है, क्योंकि वही हर्ड में रिप्लेसमेंट करेगी या हर्ड को एक्सपेंड करेगी, वही उससे ही से हमें दूध मिलेगा। सॉलिड फीड, जैसा कि हम जानते हैं कि काफ्स जब पैदा होते हैं तो उन्हें सिर्फ लिक्विड डाइट दी जाती है इन दी फॉर्म ऑफ इट्स मदर मिल्क। लेकिन जैसे जैसे काफ बड़े होते हैं, मतलब अर्ली एज में पहले या दूसरे हफ्ते में ही, हमें उनका जो मिल्क एक्सेस है, जो लिक्विड डाइट का एक्सेस है, वो 2.5 से 3.5 लीटर तक ही रखना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। और सॉलिड फीड खाने के लिए उन्हें प्रमोट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनका र्यूमेन डेवलप जल्दी से जल्दी उनका र्यूमेन डेवलप होने लगेगा। और प्रैक्टिकली ये कहा जाता है कि जो सेकंड वीक होता है लाइफ का, जो दूसरा हफ्ता होता है, उसमें रफेज की फीडिंग, हालांकि कुछ लोग 10 दिन पर भी इसे रिकमेंड करते हैं कि 10 दिन पर ही आप उसे रफेज खिलाने लगें, लेकिन मतलब मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि सेकंड वीक जब आपका ख़त्म होने लगे 13-14 दिन की एज पर, आप उसे रफेज खिलाने लगें। रफेज मतलब जो भूसा होता है गेहूं का या और कोई भूसा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं किसी और उसका, तो उसे आप अपने एनिमल को, अपने काफ को थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें, और उसके साथ साथ थोड़ा हाई क्वालिटी कंसनट्रेट भी दें जो काफ्स के लिए स्पेशली बनाया जाता है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, और जिसे काफ स्टार्टर भी कहते हैं। तो काफ स्टार्टर के साथ आप उसे भूसा देना शुरू कीजिए। क्लीन और बिल्कुल फ्रेश भूसा होना चाहिए। फ्रेश फॉरेजेस जैसे घास है या ये बरसीम जो चारा होता है, उसे काफ्स को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी सोर्स नहीं है रफेज की, और उससे उसमें पानी ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है कि क्योंकि स्टमक छोटा है और न्यूट्रिएंट उसमें कम है और रफेज भी इतना नहीं है, तो वो उसकी एक्सेस को लिमिट कर देते हैं कि वो और फीड नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसे पेट अपना भरा भरा लगेगा। तो उससे क्या होगा कि उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा।
तो अर्ली वीनिंग काफ की नेसेसरी है, मतलब उसकी माँ से आप उसे जो काव है उससे आप अलग करके उसकी रेयरिंग करें। तो वो अगर डेयरी फार्म आपको प्रॉफिटेबल बनाना है और अच्छे से चलाना है, उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एक हेल्दी काफ ग्रो करना है जल्दी से जल्दी, तो आपको वीनिंग करनी अपने फार्म में बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक फार्मर जो होते हैं ना, वो अपने जो काव्स हैं उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मिल्क पिला देते हैं, लगभग 250 से 300 लीटर तक मिल्क पिला देते हैं जाने अनजाने में, और या फिर उसके इक्विवेलेंट मिल्क रिप्लेसर टू ईच काव, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम इकोनॉमिकली देखें, एक ऑप्टिमम पॉइंट अगर देखें मिल्क फीडिंग का, तो 200 लीटर जो दूध है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मिल्क और मिल्क रिप्लेसर, वो एक काफ के लिए सफिशेंट रहता है उसके अच्छी स्टार्ट उसे देने के लिए उसकी लाइफ में। कोलेस्ट्रम सेविंग, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो कोलेस्ट्रम होता है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा गाय से निकल आता है अगर आपने उसकी जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें फीडिंग अच्छी की हुई है। तो उससे जब ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रम आता है और आप इतना काफ को नहीं पिलाते हैं, जैसा कि पीछे बताया था कि 3-3.5 लीटर तक आप उसे फीडिंग करा सकते हैं कोलेस्ट्रम की एक दिन में, तो उसके बाद जो कोलेस्ट्रम बचता है उसे आपको प्रिजर्व करके रख लेना चाहिए, और वो आप यूज़ कर सकते हैं 2 या 3 दिन तक, क्योंकि उसमें सॉलिड ज़्यादा होते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू दूध से ज़्यादा होती है, 2-2.5 गुना ज़्यादा होती है, तो आप उससे मिल्क की कॉस्ट भी बचा सकते हैं शुरू में। इसके बाद डेली फीडिंग शेड्यूल उसका क्या रहना चाहिए। इफ़ काफ्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, केप्ट वार्म एंड ड्राई, दे कैन बी सक्सेसफुली रेयर्ड ऑन वंस डेली फीडिंग ऑफ 3 to 4 लीटर ऑफ होल मिल्क एंड इट्स इक्विवेलेंट इन मिल्क रिप्लेसर। अगर काफ हेल्दी हैं और आपने उनका मैनेजमेंट, जो शेड का मैनेजमेंट है, जो हाउसिंग मैनेजमेंट है, वो अच्छा है कर रखा है, क्लाइमेट टेम्परेचर ठीक है, तो दिन में सिर्फ एक बार 3 से 4 लीटर तक दूध उसे आप पिला दें, वो सफिशेंट रहता है, या उसके इक्विवेलेंट मिल्क रिप्लेसर आप उसे दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 3-4 लीटर, तो उसकी एक लिमिट है, आप आधा मिल्क रिप्लेसर और आधा दूध दे सकते हैं, क्योंकि मिल्क रिप्लेसर की जनरली कॉस्ट जो है वो दूध से कम होती है, तो आपका दूध में पैसा बच जाएगा। और काव्स को उसके बाद क्या करें कि खाली मिल्क ही नहीं देना है, उसके बाद एक स्पेशली फॉर्मुलेटेड फीड होता है जिसे हम कहते हैं काफ मील या काफ स्टार्टर। वो सेकंड एज की जो सेकंड वीक की जो एज होती है उससे हम देना शुरू कर देते हैं। मिल्किंग का कुछ लोग क्या करते हैं, जो मिल्किंग काव को कंसनट्रेट दे रहे हैं या बाज़ार से लेके आते हैं, वही काव्स को देने लगते हैं, क्योंकि लेकिन होता क्या है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब लगभग 4% कम होती है उससे, जो कि काफ को जितने की रिक्वायरमेंट है, और उसमें कभी कभी यूरिया भी पड़ा होता है, तो उसे हमें काफ्स को नहीं देना चाहिए एट एनी कॉस्ट। वो यूरिया पॉइजनिंग हो सकती है, और दूसरा क्या होगा कि प्रोटीन कंटेंट भी उसका कम होगा, तो काफ की ग्रोथ पर उसका असर पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि फ्रेश फॉडर जो चारा होता है, हरा चारा होता है, उसे काफ में क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो फ्रेश फॉडर्स होते हैं ना, ये रफेज का कोई अच्छा सोर्स नहीं है मिल्क फेड काफ्स के लिए, जिन्हें हम दूध पिला रहे हैं उनके लिए रफेज का, फाइबर का अच्छा सोर्स नहीं होते हैं फ्रेश फॉरेजेस, क्योंकि उनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इससे क्या होता है कि जब वो पेट के अंदर जाते हैं तो वो पेट को एक तरीके से भर देते हैं, भरा भरा महसूस होता है, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो काफ की है ना, वो पूरी नहीं हो पाती। और साथ ही साथ हम ज़्यादा मिल्क अगर दे रहे हैं काफ को, तो एक्सेस मिल्क डाइट डिलेज र्यूमेन डेवलपमेंट, तो उसके र्यूमेन डेवलपमेंट को वो डिले कर देता है, र्यूमेन धीरे धीरे डेवलप करता है। तो इसमें जो सफलता की एक कुंजी है, जो चाबी है उसकी, वो क्या है कि काव्स को हम कंटिन्यूस एक्सेस दें सेकंड वीक से क्लीन स्ट्रॉ के लिए,
मतलब गेहूं का भूसा उसे खिलाना शुरू करें दूसरे हफ्ते से एज ए सोल सोर्स ऑफ रफेज। जब उसका र्यूमेन धीरे धीरे डेवलप हो जाए या जब उसका र्यूमेन धीरे धीरे डेवलप हो जाए तब हम उसे फ्रेश फॉरेज और हरे चारे पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसकी जो न्यूट्रिएंट का सोर्स होना चाहिए वो मिल्क के बजाय वो काफ स्टार्टर या कंसनट्रेट जो आप देंगे वो उसकी न्यूट्रिएंट्स का और एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। और मिल्क को आप धीरे धीरे फिर घटाते जाएं, क्योंकि ज़्यादा मिल्क इनटेक करेगा तो फिर वही स्टमक फीलिंग की वो होगी, उसको भूख कम लगेगी और कंसनट्रेट का कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और र्यूमेन भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। वीनिंग जैसा बताया कि वीनिंग का मतलब होता है काफ को उसकी मतलब जो काव है, जो मदर काव है, उससे अलग कर देना। जब हम वीनिंग कर रहे हैं, इस बात को भी ख्याल में रखना है कि जब हम वीनिंग कर रहे हैं जिस टाइम उसे हटा रहे हैं मिल्क डाइट से, तो कम से कम उस समय काफ 750 ग्राम कंसनट्रेट एक दिन में खा रहा हो और ये जो एज हो उसकी वो 6 से 8 हफ्ते की एज हो। अगर 750 ग्राम से कम कंसनट्रेट खा रहा है काफ और हम उसे वीन कर देते हैं तो उसकी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। काफ की जो ग्रोथ है ये मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगली वीडियोस में आपको ये क्लियर होगा कि काफ की ग्रोथ को कैसे नापना है, उसे स्टैंडर्डाइज कैसे करना है, कैसे चार्ट्स बनाने हैं, तो वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मैं इस बात को एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि वीनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, या रफेज देना या कंसनट्रेट देना शुरू से ही काफ को कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सिस्टम है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, ये काफ की ग्रोथ तो जो हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन ये र्यूमन को डेवलप करता है रादर देन काफ। क्योंकि अगर र्यूमन डेवलप अगर आपने कर दिया तो काफ अपने आप हेल्दी और डेवलप हो जाएगा। तो दिस सिस्टम रेयर्स द र्यूमन रादर देन द काफ। आइडियली क्या होना चाहिए कि काफ्स को हमें हाउस करना चाहिए इंडिविजुअली, मतलब एक एक करके अलग अलग बाड़ों में उन्हें रखिए, या फिर स्मॉल ग्रुप्स जैसे 3 या 4 या 5 काफ्स के छोटे छोटे ग्रुप्स में, और उन्हें बकेट से फीडिंग कराइए। जो बकेट पेल फीडिंग जिसे कहते हैं, उसके अंदर निपल लगा रहता है, उसके अंदर आप दूध डाल दें या मिल्क रिप्लेसर डाल दें और उसे वहीं से काफ अपनी मिल्क फीडिंग करे। और डायरेक्टली, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज फार्म्स हैं या आपको ऑर्गेनाइज फार्म डेवलप करने हैं उसमें अगर टीट फीडिंग कराएंगे तो आप वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट उसकी हो जाती है, फिर मेस्टाइटिस का ख़तरा और उन सब चीज़ों का ख़तरा वहाँ पर होने लगता है। जो शुरू के दिन होते हैं उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि काफ शुरू के वो 3 4 5 दिन या हफ्ता भर या 2 हफ्ते कि काफ जो एलोकेट उसे दूध किया जा रहा है उसे पूरा का पूरा कंज्यूम कर ले उसे। लेकिन क्या होता है कि अगर लोअर मिल्क इनटेक हो रहा है, कम दूध पी रहा है, तो काफ की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यंग काफ इतना ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं खा सकता और अंडर फेड काफ्स में बी मोर ससेप्टिबल टू डिजीज़ एंड अदर स्ट्रेसेस ड्यूरिंग लाइफ। अब वीनिंग हमें कैसे करनी है और किस किस दिन क्या क्या ये कैलेंडर है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या इसे खिलाना चाहिए, कैसे इसकी आपको फीडिंग मैनेजमेंट बनाना चाहिए। ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, या आप अपने कंसल्टेंट से या किसी डॉक्टर से और मशवरा करके अपना फार्म का एक शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। पहले के 3 दिन आपको कोलेस्ट्रम देना है रोज़ 3 से 4 लीटर तक। 3 से 10वें दिन तक आपको मिल्क देना है 3 लीटर। 7वें दिन पर आपको डिवर्मिंग करनी है एल्बेंडाजोल या पिप्राजीन से। 11वें से 14वें दिन आपको मिल्क 2 लीटर और 1.5 लीटर मिल्क रिप्लेसर एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है ये अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट में और उसकी ग्रोथ में आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो टोटल मिला के मिल्क हो गया 3.5 लीटर। और 12वें दिन पर आपको 150 से 200 ग्राम फ्रेश क्लीन स्ट्रॉ गेहूं का भूसा फ्रेश होना चाहिए और बिल्कुल साफ़ होना चाहिए।
और उसकी जो माँ है जो जुगाली कर रही है या और कोई हेल्दी काव्स हैं उनके मुंह से जुगाल निकाल कर आप काफ के मुंह में उसे चटाना चाहिए 3 या 4 दिन तक। उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया का जो हेल्दी काउस के बैक्टीरिया हैं, पेट के बैक्टीरिया हैं, वो जल्दी से आपकी काफ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसका र्यूमेन डेवलपमेंट में और उसे स्ट्रॉ को पचाने में हेल्प करेंगे। 15 से 30वें दिन तक आपको मिल्क स्लोली डिक्रीज़ करना है 250 ml 4 डे पर। आपको हर एक चौथे दिन पर 250 ml के करीब दूध को कम करना है और मिल्क रिप्लेसर को धीरे धीरे करके बढ़ाना है 250 ml एवरी 4 डे। जैसा जैसा आप मिल्क कम कर रहे हैं तो मंथ के एंड में क्या होगा कि जो मिल्क होगा वो 1 लीटर पे पहुंच जाएगा और जो मिल्क रिप्लेसर है इसे आपको 3 लीटर मैक्सिमम पे पहुंचा देना है। 150 से 200 ग्राम आप फ्रेश क्लीन स्ट्रॉ देते रहेंगे और 50 ग्राम 15वें दिन से 50 ग्राम काफ स्टार्टर भी देना शुरू करेंगे। फॉर इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए आप इम्यूनेट यूज़ कर सकते हैं 7 डे ऑफ लाइफ अंटिल 3 मंथ्स और 3 बार इसे आपको हफ्ते में देना होगा आपके काव्स को और ये एक अर्लियर और स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी आपको डेवलप करने में हेल्प करेगा क्योंकि इम्यूनेट में विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक और इम्यून बूस्टिंग विटामिन्स हैं और साथ साथ इसमें हर्बल एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून बूस्टर्स भी हैं। काफ डायरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है काफ लॉसेस का, तो काफ डायरिया की प्रिवेंशन भी आपको करनी है अर्ली मतलब शुरू से ही। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। ये मतलब मेरा अपना बनाया शेड्यूल है जो कि मैं कई फार्म्स में यूज़ करता हूँ या करवाता हूँ, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं और आपको इससे फ़ायदा होगा। पहले से दूसरे दिन आप कोलेस्ट्रम इसे देंगे शुरू के 2-3 दिन और कोलेस्ट्रम के साथ साथ एक न्यूरोबियोन की टैबलेट आप दे सकते हैं ऑन 2nd डे। न्यूरोबियोन 4 जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद 3 से 7वें दिन तक सिप्लिन आती है। ये तभी आप मतलब ये सब चीज़ें यूज़ करें अगर आपको दिखे कि आपके यहाँ काफ डायरिया से या निमोनिया से काफ़ी ज़्यादा काफ मोर्टिलिटी हो जाती है, हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो 3 से 7वें दिन तक सिप्लिन DS करके एक टैबलेट आती है, ये आप दें। आधी टैबलेट काफ़ी रहेगी आपके काफ के लिए DS की, और अगर खाली सिप्लिन मिलती है तो वो पूरी टैबलेट। न्यूरोबियोन की एक टैबलेट और एल्बेंडाजोल जो है वो 15 ml ऑन 7th डे आपको एज ए डीवर्मिंग। 15 से 30 ml तक भी कर सकते हैं। 7वें से 14वें दिन तक फिर आपको सिप्लिन देनी है और साथ साथ एम्प्रोलियम 20%, क्योंकि बहुत सारी केसेस में काफ डायरिया दवाइयों से ठीक नहीं होता है क्योंकि वो कॉक्सीडियोसिस की वजह से होता है। तो कॉक्सीडियोसिस के लिए हमें इम्पॉर्टेंट दवाई क्या होती है, एम्प्रोलियम। और साथ साथ हमें उसे मैक्टोन या विमरॉल जो विटामिन सिरप हैं वो, और इम्यूनेट 5 ml हफ्ते में 3 दिन। इम्यूनेट हफ्ते में 3 दिन। 15 से 28वें दिन तक आपको एम्प्रोलियम देना है, मैक्टोन या विमराल 2 ml, न्यूरोबियोन की एक टैबलेट, इम्यूनेट 5 ml। इसमें 15 से 28 दिन तक किसी भी 6 दिन, और एल्बोमार दोबारा देनी है 15 से 30 ml तक 28वें दिन। फिर उसके बाद 35वें से और 120वें दिन तक आपको 2 ml मैक्टोन, विमराल और एम्प्रोलियम, सिप्लिन और 5 ग्राम ग्रोफोर्ड क्या है, ये ग्रोथ प्रोमोटिंग एक सप्लीमेंट है और काफ ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये भूख बढ़ाता है उसकी, तो उससे काफ की फीडिंग अच्छी हो जाती है। एम्प्रोलियम को यूज़ करने का तरीका यह है कि जो भी आप फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर आप अपने काफ को पीने के लिए दे रहे हैं उसमें आप 10 लीटर में 3 ग्राम एम्प्रोलियम या 200 लीटर में 60 ग्राम एम्प्रोलियम मिला लें, और 7वें दिन से 28वें दिन तक काफ को यही पानी पीने को दें और कोई पानी उसे एक्स्ट्रा ना दें। जब भी उसे पानी की रिक्वायरमेंट हो आप उसे एम्प्रोलियम वाला पानी ही पीने को दें। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन इम्यूनेट ने स्पॉन्सर की है,
तो आपको अगर इम्यूनिट को ख़रीदना है तो आप नीचे दिए नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर लें। और अच्छा प्रोडक्ट है, इम्यून बूस्टिंग, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट योर क्वेश्चंस और सजेशन, और आगे की प्रेजेंटेशन में हम फिर आगे देखेंगे किस तरीके से इसे हीफर का मैनेजमेंट और बाकी सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग। गुड बाय।